तो 2025 में अभी आप अपने पार्टी को कहाँ देखते हैं? तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि इस बार आप लोगों का सुपड़ा साफ कर देंगे, जैसे माई बहन योजना हो या तमाम तरह की चीज़ें वो बोल रहे हैं कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो देंगे। विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, निश्चित हम लोग का लक्ष्य है 2025 225, तो 225 सीट जीतने का लक्ष्य है, बड़ा खुलासा कर ये हम लोग का है। अगर हम अपनी सरकार से अगर किसी विषय पर निराश हैं तो एक यही मुद्दा है जिस पर हम निराश हैं कि बगहा को अब तक राजस्व जिला घोषित कर देना चाहिए था। राजद की सरकार बिहार में हुआ करती थी, उस समय कैसी स्थिति थी बिहार की? तो बताए थे आपको, इतनी सारी चीजें थी। आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार होता था। आज तो उनके साले लोग ही खोल रहे हैं, आज तो उनके साले ही सुभाष साधु यादव हैं, सुभाष यादव हैं, वही लोग सारा पोल खोल रहे हैं कि हम लोग बदनाम हो गए तो हमारे जीजे जी अपहरण कराते थे, तो मुख्यमंत्री आवाज से फोन जाता था, तो गाड़ियां वही छिनवाते थे। उनकी पुत्री की शादी कोई मिश्रा जी की, जिसमें शोरूम से गाड़ियां उठवा ली गई, सोफे उठवा ले गए। तो विपक्ष पहले बोलता था, पहले हम लोग बोलते थे, अब तो उनके ही परिवार के लोग जो उस दिनों में दुर्दांत हुआ करते थे, उनकी चर्चाएं रहती थी उस समय, वही लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा नहीं, जीजा जी का काम था। अभी बिहार में पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है कि पलायन कब तक रुकेगा? और बिहार में जो बच्चे अपनी 10वीं और 12वीं की शिक्षा करने के बाद और पढ़ाई करने की को महसूस किया है, उस 90 का जो दशक था, हम लोग रात में सोते थे, सुबह उठते थे, पता चलता था कि इसी रास्ते से बदमाश गए हैं, इसी गांव में कहीं खाए हैं। नदी के उस पार से जब रात में टॉर्च जलती थी तो लोग समझता था कि अब अपराधी आ गए। कभी कभी फायरिंग, पुलिस की फायरिंग होती थी, उधर से फायरिंग हो रही, इधर से फायरिंग हो रही है, उसमें जो थाना प्रभारी थे यहाँ उनको गोली लगी, इसी रास्ते से गए। तो एक दशक का माहौल था। जब हम लोग स्कूल पढ़ने जाते थे तो आए दिन जो जीप के हुड पर, पुलिस की जीप के हुड पर डकैतों की लाशें आती थी और थाना में लगा रहता था। हम लोग स्कूल छोड़ के भी कभी कभी उसी को देखने लग जाते थे। भी बसें यहाँ से जाती थी, 3 घंटा लगता था, गड्ढे थे रोड में, तो हम लोग उसके लिए जितने भी बस के चालक थे, हम लोगों ने उनको हनुमान चालीसा वितरित किया था कि इस सड़क पर गाड़ी पलटे नहीं और आप इनको सुरक्षा पूर्वक यहाँ से बेतिया पहुँचा दें। इस वक्त आप कैसा मानते हैं एनडीए के गठबंधन के साथ अभी बिहार में जो सरकार चल रही है? अभी बहुत फुल प्रूफ है, ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में 30 सीटें जीते, इसके बाद फिर 4 उपचुनाव हुए, 4 विधानसभा सीटों पर, वो चारों के चारों हम लोग जीते। और अभी 2025 फिर से नीतीश, और 2025 225, तो अब 225 सीट जीतने का लक्ष्य है। देखिए कहाँ तक पहुँच पाता है। तो क्या आप तेजस्वी जी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे? तेजस्वी जी के देखिए, तेजस्वी जी अपने पिताजी की परछाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो वो दौर था 90 का दशक, जो लोगों ने झेला है, जो महसूस किया है, वो लोग भूल ही नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी जी के चेहरा के पीछे लालू जी का चेहरा छिपा है। तो तेजस्वी जी लाख कुछ कहें, लेकिन अभी भी लोग यही समझते हैं कि भाई इन लोगों का दौर आएगा तो हो सकता है बिहार फिर से वही पुराने दिनों में लौट आए। इसलिए लोग इनका नाम सुन के, इनके दल का नाम सुन के और इनके परिवार का नाम सुन के सहम जाते हैं। कहते भी हैं कि बगहा एक आप मंदिरों का शहर कह सकते हैं। जैसे एक तरफ से पक्की बावली और इधर नर देवी, मदनपुर, चंदी स्थान, ऐसे तमाम मंदिरें हैं। और पुरातत्व विभाग जो है वो जो 100 साल से पुरानी मंदिरें हो जाती हैं उसको अपने अंदर ले लेता है। तो देखा जाए तो जो बगहा की कुछ मंदिरें हैं वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, तो उसके लिए कुछ प्रयास आप लोग कर रहे हैं। और उस समय जो लोग आज हाय तौबा कर रहे हैं वो लोग भी उस समय हम लोग के साथ थे। वो राजद हो, कांग्रेस हो, वो लोग भी उस समय साथ थे। महागठबंधन की सरकार थी, मानव श्रृंखला बनाई गई थी, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कि उतनी बड़ी मानव श्रृंखला किसी राज्य में नहीं बनी, और उसमें वो लोग भी हाथ जोड़ के खड़े थे, हाथ मिला के। लेकिन सरकार बदलने पर लोग बोलने लगते हैं, जब साथ होते हैं तो निर्णय में भागीदार होते हैं, हटते हैं तो कहते हैं कि गलत। किसी सामाजिक फंक्शन में दारू पी के लोग कम से कम तमाशा नहीं करते हैं, मारपीट बवाल नहीं कर रहे हैं, तो ये सब तो जरूर रुका है। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम हर पॉडकास्ट के माध्यम से कोशिश करते हैं कि समाज में जो भी व्यक्ति समाज को सशक्त बनाने में अपना योगदान निभा रहा है, वो राजनीति हो, बिजनेस हो, खेल हो, कृषि हो या किसी भी फील्ड में, उससे हम मिलें और समाज को किस नज़रिए से देखते हैं उसको जानने का कोशिश करें, जिससे कि आप भी कुछ सीख सकें और अपने जीवन में अच्छा कर सकें। तो आज हम आ चुके हैं चंपारण आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी की कर्म भूमि रही है, और चंपारण शुरू से ही हर फील्ड में काफ़ी अच्छा अपना योगदान निभाया है। और कहीं ना कहीं चंपारण में देखा जाए तो जदयू की भी पकड़ काफ़ी मजबूत है। जैसे आप वाल्मीकि नगर लोकसभा या विधानसभा देखेंगे। इसके अलावा पूर्वी चंपारण में बात करें तो केसरिया या और तमाम विधानसभाएं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बिहार की राजनीति में। तो आज हमारे साथ हैं श्रीमान राकेश सिंह जी, जिनके बारे में मैं परिचय देना चाहूँगा, फिर सर से बात शुरू करेंगे। तो आज के हमारे गेस्ट हैं राकेश सिंह जी, जो कि जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं, हरसिद्धि विधानसभा के प्रभारी हैं। इसके अलावा मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, संयोजक हैं बगहा विकास मंच के, और सदस्य हैं मंडल रेल उपभोक्ता परामर्श दात्री समिति के, जिसको DRUCC कहा जाता है, सदस्य दूरसंचार सलाहकार समिति। सर, अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपके
पॉडकास्ट को देखने वाले जो भी दर्शक हैं, मैं इस चैनल पे आपका और उनका स्वागत करता हूं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। किसी तरह से आप भटक के कहिए या जैसे भी इस लाइन में आ गया, हम लोग को यहाँ आने की कोई उस तरह की कोई प्लानिंग या कोई एम उस तरह का नहीं था। पढ़ाई लिखाई करते हुए ही स्टूडेंट लाइफ से ही झुकाव इस तरफ बढ़ गया और ऐसी परिस्थिति बनी कि हम लोग इसमें आ गए। तो जब आए हैं तो इसमें कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के माध्यम से जितना भी भला जनता का और इस क्षेत्र का हो सके। खुद कुछ नहीं बन पाया तो जो लोग बने हैं, जो लोग बनते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि जनता का कुछ भला हो और कुछ ऐसे सवाल उठाए जाएं और उन लोगों के माध्यम से ही जो बगहा के और इस क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो। तो कहीं ना कहीं आपको बचपन से ही एक ललक था कि समाज को एकजुट करना है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है? हाँ, ये है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उसी वक्त हम लोग के घर के बगल में हम लोग के अभिभावक हैं कैलाश बैठा जी, जो पूर्व सांसद और यहाँ के पूर्व विधायक भी रहे हैं। तो उनका जब चुनाव कार्यालय होता था, हम लोग जब आते थे स्कूल से पढ़ के, तो उसी चुनाव कार्यालय में हम लोग अपना बस्ता रख देते थे और माइक पर हम लोग, उस समय वो कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ करते थे। अच्छा, सीपीआई में जी। तो हम लोग वहाँ बस्ता अपना रख करके और वहीं प्रचार शुरू कर देते थे। हंसुआ गेहूँ के बाल पर मोहर लगावे के बाद, कैलाश बैठा जी के विजयी बनावे के बाद। तो वहीं से एक ललक शुरू हो गई बैठे बैठे। इसके बाद फिर हम लोग जब कॉलेज लाइफ में हम लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में जब मैं पढ़ने गया, उस समय भी वहाँ जो स्टूडेंट विंग का था, तो यहाँ चूँकि बैठा जी समता पार्टी से थे, तो हम लोग वहाँ भी समता पार्टी का जो छात्र समता का विंग था, उससे मैं जुड़ गया। उसके पहले मैं एबीवीपी में भी कुछ दिन काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत थी। तो वहाँ मुजफ्फरपुर में जो इकाई थी उसमें मैं काम करता था। कुछ दिनों के बाद मैंने कहा कि जब यहाँ आता हूँ तो समता पार्टी की बात करता हूँ। तो वहाँ भी हमने छात्र समता को ज्वाइन कर लिया और स्टूडेंट लाइफ से ही हम लोग इस लाइन में अनायास ही आ गए। इसके बाद बगहा का हमको छात्र समता का जिलाध्यक्ष बनाया गया। फिर अधिवक्ता समता का जिलाध्यक्ष बना, फिर युवा समता का जिलाध्यक्ष बना, युवा जदयू का जिलाध्यक्ष बना और जिला महासचिव, जिला कार्यकारिणी सदस्य, राज्य परिषद का सदस्य, जिला विसूत्री का सदस्य, सब जगह काम करते हुए तमाम सेवाएं पार्टी में हमने दी है। आज लगभग 28-30 साल पार्टी में काम करते हो गया। अभी एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से आज भी काम कर रहा हूं। अभी पूर्वी चंपारण में हरसिद्धि विधानसभा का मुझे प्रभारी बनाया गया है। मैं उस काम को वहां पे कर रहा हूं। तो मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जिक्र किया कि सीपीआई, आप शुरू में सीपीआई से प्रभावित थे, फिर आप जनता दल यूनाइटेड चुने, तो क्या आपकी विचारधारा में कुछ चेंज आया? कैसे हुआ? मैं सीपीआई से मैं प्रभावित नहीं था, मैं कैलाश बैठाई से प्रभावित था, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी थे और उनसे थोड़ा लगाव हम लोगों का बढ़ गया यहाँ पर। तो उनके लिए हम लोग उस कार्यालय में जाते थे सीपीआई के। और हर पार्टी का सिद्धांत जो है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो सीपीआई का भी जो एक है जो वर्ग और जो साम्यवादी जो उनकी विचारधारा थी, तो और समाजवाद और उनकी विचारधारा लगभग बिल्कुल जुड़ी हुई है और एक तरह से समानता है दोनों में। तो आज यहाँ से जो माओवाद था वो ख़त्म हो गया, इसीलिए कि वो लोग जो मुद्दे उठाते थे उसी मुद्दे पर नीतीश कुमार जी ने काम करना शुरू किया। जो गरीब गुरबा, जो अनुसूचित जाति और आदिवासी लोग जो थे, उनके हक हुकूक की लड़ाई जो वामपंथी पार्टियां लड़ती थी और उसमें जो चरमपंथी थे वो माओवाद की तरफ प्रभावित होते थे, तो उन लोगों की जो मांगें रहती थी, जो वर्ग संघर्ष होता था, उन सारी चीज़ों पर नीतीश कुमार जी ने काम किया। तो आज वो सारा बिल्कुल माओवाद यहाँ बिहार से समाप्त हो गया। लगभग वही विचारधारा है समाजवाद और उनकी। और खास करके जो बगहा क्षेत्र है, इसको मिनी चंबल के भी नाम से जाना जाता था अपने वक्त में। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने तमाम तरह के जो यहाँ पे डकैत और तमाम तरह के जो गलत कार्यों में लगे हुए थे उनको उन्होंने मिटाया। तो क्या आप इसमें कितनी सत्यता मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। आप लोग तो उस समय बहुत छोटे रहे होंगे जी, कहानियों में सुना है। कहानियों में आप लोग सुना होगा, अपने पिताजी से, दादाजी से सुनते होंगे, आस पड़ोस से सुनते होंगे। हम लोगों ने उसको महसूस किया है। उस 90 का जो दशक था, तो उसमें हम लोगों ने महसूस किया है। हम लोग रात में सोते थे, सुबह उठते थे, पता चलता था कि इसी रास्ते से बदमाश गए हैं, इसी गांव में कहीं खाए हैं। नदी के उस पार से जब रात में टॉर्च जलती थी तो लोग समझता था कि अब अपराधी आ गए। कभी कभी फायरिंग, पुलिस की फायरिंग होती थी, उधर से फायरिंग हो रही है, इधर से फायरिंग हो रही है। उसमें जो थाना प्रभारी थे यहाँ, उनको गोली लगी, इसी रास्ते से गए। तो एक दहशत का माहौल था। जब हम लोग स्कूल पढ़ने जाते थे तो आए दिन जो जीप के हुड पर, पुलिस की जीप के हुड पर डकैतों की लाशें आती थी और थाना में लगा रहता था। हम लोग स्कूल छोड़ के भी कभी कभी उसी को देखने लग जाते थे। तो
इस तरह का माहौल हम लोगों ने देखा है, आए दिन अपहरण, हत्या। और बाद में कहीं ना कहीं ये सारे माहौल अचानक से चेंज हो जाना। और तब जब नीतीश कुमार जी 2005 में आए, उसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था पर काम किया और उनका पहला ही था कि सुशासन सुशासन सुशासन। जब उनके काम प्राथमिकता पूछी गई कि आपकी प्राथमिकता क्या है सरकार की, तो उन्होंने मात्र यही 3 शब्द बोले, गवर्नेंस गवर्नेंस गवर्नेंस। तो उस पर काम भी उन्होंने किया और स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों को सज़ा दिलवाना और पुलिसिंग की व्यवस्था, जो खटारा गाड़ियाँ होती थी वहाँ पर नए नए गाड़ी, बोलेरो गाड़ियाँ, टाटा सूमो गाड़ियाँ पुलिस को उपलब्ध कराई गई। जो 303 का जो हथियार होता था पुलिस के पास, जिनमें जंग लगा रहता था, वहाँ पर नए आधुनिक हथियार दिए गए। इस तरह से पुलिस का आधुनिकीकरण करके, और नीयत उनकी अच्छी थी और उन्होंने साफ कहा कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इससे मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ। तो उस पर उन्होंने काम किया तो आज स्थिति बदली जी। बिहार की। बगहा भी खासकर इससे काफ़ी प्रभावित हुआ और अभी बगहा में काफ़ी विकास के कार्य भी हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो पिछले 25 सालों से, इससे भी ज़्यादा वक्तों से बगहा को जिला बनाने की मांग चलती है। इसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, बगहा को जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी है जी। और बगहा में अगर इसको आंदोलन बनाने का किसी ने काम किया तो हमारा ही संस्था जो हमारी थी, बगहा विकास मंच, अच्छा। एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया जो बगहा को जिला बनाने के लिए ही स्पेशली बना। जी। और हम लोगों ने इस माध्यम से तमाम धरना, प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, कई तरह के हम लोगों ने प्रतिरोधात्मक काम किए। इस सरकार में रहते हुए, इस दल के साथ रहते हुए भी हमने बगहा के विकास के लिए, और हमारे मंच में जितने नौजवान साथी, युवा साथी जुटे, हम लोगों ने कैंडल मार्च वगैरह बहुत सारे आंदोलन किए। उसके बाद तमाम और कई मंच बन गए, सब लोग आवाज़ उठाते रहे। तो बगहा की एक चिर परिचित प्रतीक्षित मांग है और इसको निश्चित रूप से पूरा होना चाहिए। अगर हम अपनी सरकार से अगर किसी विषय पर निराश हैं तो एक यही मुद्दा है जिस पर हम निराश हैं कि बगहा को अब तक राजस्व जिला घोषित कर देना चाहिए था। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर सभाओं में कहते भी हैं, यहाँ जब भी आते हैं, कि जब भी कोई राजस्व जिला बनेगा तो उसमें बगहा रहेगा, अगर एक भी बनेगा तो बगहा रहेगा। लेकिन हम लोग उस प्रतीक्षा की घड़ी कब समाप्त होगी, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। और वो दिन बहुत खुशी का दिन होगा बगहा के लिए। काफ़ी दूरी जिला मुख्यालय से है, कहाँ दोन है, वाल्मीकि नगर कहाँ है, धना के चारों प्रखंड, बेतिया से कितनी दूर की परासी है, दोन का क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से भौगोलिक बनावट ऐसी है कि बगहा को राजस्व जिला बन जाना चाहिए। अब बगहा को अगर राजस्व जिला बन जाता है तो बहुत सारी मांगें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अभी निकट भविष्य में नहीं मिलने वाली हैं, लेकिन सिर्फ जिला अगर घोषित हो जाता है तो हमको वो चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे पॉलिसी मैटर की चीज़ है, सरकार की नीति है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा। तो ये चीज़ें तो हमको स्वतः मिल जाएंगी जैसे ही जिला घोषित होगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद कम से कम हम उस लाइन में तो आगे खड़े हो जाएंगे कि हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज हो जाएगा। तो और भी जितने सारे कार्यालय हैं सबका हेडक्वार्टर यहाँ पे हो जाएगा, डीएम यहाँ बैठेंगे, डीईओ यहाँ पे बैठेंगे, डीएओ बैठेंगे। तो काम में भी प्रगति होगी। और जो यहाँ पदाधिकारी हैं सब छोटे छोटे ब्लॉक अंचल में, सब लोगों को लगेगा कि भाई ये जिला का हमारा हेड यहीं बैठ रहे हैं, तो थोड़ा एक उन पर दबाव रहेगा। जनता का भी काम होगा, लोगों की पहुंच जो है प्रशासन तक आसानी से वो वहाँ पहुँचेंगे, तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो हम लोग तो नीतीश जी से आज भी आस लगाए बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि हम लोगों की ये मांग पूरी कर दें। अब काफ़ी समय हो गया और इस विधानसभा चुनाव के पहले हम लोगों को पूरी उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री जरूर हम लोगों की सुनेंगे और आचार संहिता लगने से पहले बगहा को राजस्व जिला घोषित कर दिया जाएगा। ये हम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके अलावा जैसे आपने भी बगहा विकास मंच के बारे में जिक्र किया, तो इसके बारे में बताइए, किस तरह की संस्था है? बगहा विकास मंच हम लोगों ने बनाया था, अभी थोड़ी उसकी गतिविधि हम लोगों की कम हुई है। तो राजनीतिक कारणों से चूँकि हम लोगों को अभी पार्टी के कामों से उतनी फुर्सत नहीं मिल रही है, लेकिन वो मंच आज भी है, इससे जुड़े आज भी लोग हैं, आज भी ग्रुप है जिसमें हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और जो भी ज्वलन समस्याएं हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने एनएच जो जर्जर अवस्था में थी, जब नीतीश जी भूतल परिवहन मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में, उस समय उन्होंने छपुआ से वहाँ पनियावा तक एनएच घोषित किया था। और उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, लेकिन ये सड़क उसी जर्जर अवस्था में थी, नहीं बनी। तो हम लोगों ने उसके लिए, जितने भी बसें यहाँ से जाती थी 3 घंटा लगता था, गड्ढे थे रोड में, तो हम लोग उसके लिए जितने भी बस के चालक थे हम लोगों ने उनको हनुमान चालीसा वितरित किया था। अच्छा, कि भाई हम लोग ये शुभकामना दे रहे हैं कि आप बस के यात्रियों को यहाँ से निष्कंटक यात्रा आपकी हो, कि इस सड़क पर गाड़ी पलटे नहीं और आप इनको सुरक्षापूर्वक यहाँ से बेतिया पहुँचा दें। इसके लिए हम लोगों ने यात्रियों को और उनको हनुमान चालीसा दिया था कि आप इसका पाठ करते जाएँ। एक सिम्बॉलिक विरोध हम लोगों का था कि ये कम से कम ये सड़क बन जाए। आज बन भी गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों के कारण बन गई, लेकिन हम लोगों ने आवाज़ उठाई। और इसके बाद जब बगहा से
जो गाड़ी जाती थी पटना, पैसेंजर सवारी गाड़ी, वो बंद हुई। तो हम लोगों ने उसके लिए बगहा स्टेशन पर बगहा विकास मंच के बैनर तले धरना दिया और हम लोग जोनल ऑफिस तक गए। तत्कालीन विधायक थे राघव शरण पांडे जी, जो हम लोगों को लेकर के जोनल ऑफिस तक गए। वहाँ जीएम के साथ बात हुई, काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किया कि वो शुरू हो, हालांकि उसको बहुत समय लग गया। उसके बाद सभी जनप्रतिनिधि उसमें लगे रहे, तो आज वो भी फिर सपना पूरा हुआ और फिर से गाड़ी बगहा से पटना अब जा रही है। इसके अलावा अभी बिहार में जो बिहार का इस बार बजट पास हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं चंपारण को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है एयरपोर्ट के रूप में, वो रक्सौल एयरपोर्ट हो या वाल्मीकि नगर। तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ पे जो बाहर से आने वाले सैलानी हैं उससे जुड़ पाएंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन होगा? देखिए, अभी जो एनडीए की सरकार दिल्ली में है जी, और बिहार में एनडीए की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है और ये कार्यकाल जो है बिहार के लिए काफ़ी स्वर्णिम है जी। इसलिए कि जो दिल्ली में एनडीए की सरकार बनी है उसमें जदयू का रोल जो है वो जेडीयू का बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश जी और नायडू जी का जो रोल है जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, जिसके कारण विपक्ष के लोग तो वहाँ लोकसभा में चिल्लाते हैं, जब बजट पेश होता है तो चिल्लाते हैं कि बिहार का बजट है, बिहार का बजट है। भले यहाँ आके वो कहते हैं कि बजट में कुछ नहीं मिला, लेकिन संसद में चिल्लाते हैं कि बिहार का बजट है, आंध्र प्रदेश का बजट है। तो इस बजट से निश्चित रूप से बिहार को बहुत लाभ हुआ है और बिहार में और जगह तो काफ़ी हुए हैं, बाढ़ निरोधात्मक काम के लिए, डैम बनाने के लिए और मखाना का केंद्र बनाया गया। बहुत सारी में अपना नाम, हाँ, वो बहुत सारी सौगातें मिली हैं। चंपारण में भी हम लोगों को उड़ान योजना के तहत जो 8 एयरपोर्ट बनाने की बात हुई है, जो ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात हुई है, स्वीकृति मिली है, उसमें वाल्मीकि नगर का हवाई अड्डा भी है जिसको विकसित किया जाएगा। और बहुत खुशी की बात है कि निकट भविष्य में बहुत ही जल्द हम लोगों को हवाई सेवा यहाँ से घरेलू विमानों की, छोटे विमानों की मिल सकेगी। इसके लिए हम लोग को वाल्मीकि नगर के माननीय सांसद ने भी बहुत प्रयास किया। नागरिक उड्डयन मंत्री से मिला, उन्होंने जा करके वो संसद में सचिव से भी मिले, संसद में भी आवाज़ उन्होंने उठाई। तो लगातार प्रयासरत रहे। वहाँ के माननीय विधायक ने भी कई बार आवाज़ उठाई। तो जनप्रतिनिधि लोग जो थे उन लोगों की सजगता रही कि आज इस स्थिति आई है कि हम लोग हवाई सेवा का लाभ ले पाएंगे। तो इस वक्त आप कैसा मानते हैं एनडीए के गठबंधन के साथ अभी बिहार में जो सरकार चल रही है? अभी बहुत फुल प्रूफ है, ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। और जो पुराना एनडीए का गठबंधन था जो 96 में हुआ था, जो वाजपेयी जी के ज़माने में, तो वही स्वरूप लगभग लाने का प्रयास इन दोनों दलों का और भी जो इसमें बाकी दल हैं, भाजपा जदयू का खास करके जो पुराना दौर है, हम लोग चाह रहे हैं कि वही आवे। और जो शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों के बीच में भी काफ़ी समझदारी है कि अब जो पुरानी बातें थी, जो बीच में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जो पाला बदल भी हम लोगों ने कभी किया, तो उन सारी चीज़ों को भूलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार मंच पर कह चुके कि भाई अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो बहुत ही मजबूत गठबंधन है और इसका परिणाम भी हम लोग देखें। पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में 30 सीटें जीते, इसके बाद फिर 4 उपचुनाव हुए, 4 विधानसभा सीटों पर, वो चारों के चारों हम लोग जीते। और अभी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, निश्चित हम लोगों का लक्ष्य है 2025 225, तो 225 सीट जीतने का लक्ष्य है। ये बड़ा खुलासा कर रहा है, ये हम लोगों का है कि 2025 फिर से नीतीश और 2025 225, तो अब 225 सीट जीतने का लक्ष्य है। देखिए कहाँ तक पहुँच पाता है। तो क्या आप तेजस्वी जी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे? तेजस्वी जी के देखिए, तेजस्वी जी अपने पिताजी की परछाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो दौर था 90 का दशक, जो लोगों ने झेला है, जो महसूस किया है, वो लोग भूल ही नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी जी के चेहरा के पीछे लालू जी का चेहरा छिपा है और वो बार बार उनको उस दौर की याद दिलाता है। तो तेजस्वी जी लाख कुछ कहें, लेकिन अभी भी लोग यही समझते हैं कि भाई इन लोगों का दौर आएगा तो हो सकता है बिहार फिर से वही पुराने दिनों में लौट आए। इसलिए लोग इनका नाम सुन के, इनके दल का नाम सुन के और इनके परिवार का नाम सुन के सहम जाते हैं। तो आप क्या मानते हैं, जब राजद की सरकार बिहार में हुआ करती थी उस समय कैसी स्थिति थी बिहार की? तो बताए थे आपको, बताया हमको कि आईएएस किडनैपिंग डकैती सारी चीज़ें थी। आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार होता था। आज तो उनके साले लोग ही खोल रहे हैं, आज तो उनके साले ही सुभाष साधु यादव हैं, सुभाष यादव हैं, वही लोग सारा पोल खोल रहे हैं कि हम लोग बदनाम हो गए, तो हमारे जीजे जी अपहरण कराते थे, तो मुख्यमंत्री आवाज़ से फोन जाता था, तो गाड़ियाँ वही छिनवाते थे। उनकी पुत्री की शादी हुई मीसा जी की, जिसमें शोरूम से गाड़ियाँ उठवा ली गई, सोफे उठवा ले गए। तो विपक्ष पहले बोलता था, पहले हम लोग बोलते थे, अब तो उनके ही परिवार के लोग जो उस दिनों में दुर्दांत हुआ करते थे, उनकी चर्चाएं रहती थी उस समय, वही लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा नहीं, जीजा जी का काम था।
तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार अभी आप देखना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था में तो काफ़ी सुधार हुआ है। जब लालू जी थे उस समय 1500 पर शिक्षक बहाल किए थे जी। फिर नीतीश जी आए तो खजाना तो अचानक उस समय हम लोग का था नहीं उस तरह का, तो 4000 पर बहाली हुई जी। और आज 40,000, 45,000, 50,000 तक पहुँचे हैं जी। और हम लोगों ने 5 सालों में, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि 5 सालों में 10 लाख लोगों को हम नौकरी दे देंगे। जी। तो चुनाव से पहले तक वो जो फिगर है वो 12 लाख पहुंचने जा रहा है जी। और अभी मैं 3 महीने में आपको लगभग 2.25 लाख नौकरी देने वाला दुनिया का पहला राज्य बिहार बन गया है। अच्छा। आप गूगल कर सकते हैं, आप कहीं से जानकारी ले सकते हैं कि बिहार पहला राज्य है जिसने इतने कम समय में 2.25 लाख नौकरी दी है। जी। अभी आपने नौकरी का जिक्र किया तो इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी जी जब सरकार में साथ में थे वो बोल रहे थे कि ये मेरी पहल थी, ये मेरे द्वारा किया गया है। वो कह सकते हैं, वो शिक्षा मंत्री तो थे नहीं, शिक्षा मंत्री उनके दल के थे और सभी जानते हैं कि के पाठक जी से जो उस समय प्रधान सचिव हुआ करते थे, तो अपर सचिव थे, तो उनसे उनका किस तरह विवाद था और महीना दिन तक 2 महीने तक लगभग शिक्षा मंत्री अपने कार्यालय में ही नहीं गए थे। तो शिक्षा मंत्री का उस पर कहीं साइन भी नहीं है और न तेजस्वी जी का साइन है। और सम्राट चौधरी जी ने अभी तुरंत विधानसभा में चल रहा था जो पिछला विधानसभा, उसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि हम उप मुख्यमंत्री हैं, हम बिना मुख्यमंत्री के इजाज़त के कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना जो काम करेंगे मुख्यमंत्री जी करते हैं, हम उसमें सहयोगी हैं। जी। तो हम कैसे कह देंगे कि अभी जो नौकरी हो रही है वो हम दे दिए? जी। तो कहना काम है, लेकिन सब लोग जान रहे हैं अभी तो नहीं है, तभी मिल रहा है। जी। और एक नीतीश कुमार जी की सरकार में शराबबंदी जैसे फैसले लिए गए, तो इसका आप क्या मानते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या असर है या इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं? देखिए, एक क्रांतिकारी फैसला था। जी। 2015 का जो विधानसभा चुनाव था उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री एक महिलाओं की सभा को, एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे कृष्ण मेमोरियल हॉल में। अच्छा। जो जब वो भाषण दे के जाने लगे तो महिलाओं के बीच से ही आवाज़ आई कि शराब बंद कर दीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री फिर आकर के और उन्होंने माइक पर आकर के और फिर से कहा कि अगर सरकार इस बार बन गई तो ख़त्म, बंद कर देंगे। और उन्होंने अपनी बात, अपनी जो जवान उनकी से निकली वो बात को उन्होंने निभाया और जैसे ही सरकार बनी उसके बाद 2016 में इस शराबबंदी कानून को लागू किया गया। और उस समय जो लोग आज हाय तौबा कर रहे हैं वो लोग भी उस समय हम लोग के साथ थे। जी। वो राजद हो, कांग्रेस हो, वो लोग भी उस समय साथ थे। महागठबंधन की सरकार थी, मानव श्रृंखला बनाई गई थी, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कि उतनी बड़ी मानव श्रृंखला किसी राज्य में नहीं बनी और उसमें वो लोग भी हाथ जोड़ के खड़े थे, हाथ मिला के। लेकिन सरकार बदलने पर लोग बोलने लगते हैं, जब साथ होते हैं तो निर्णय में भागीदार होते हैं, हटते हैं तो कहते हैं कि गलत निर्णय है। हाँ, ये हम मानते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीक है। जो पूर्ण रूप में जिस तरह से होना चाहिए था वो आए दिन शिकायतें मिलती हैं कि कहीं ना कहीं से। देखिए, एक भौगोलिक बनावट भी इस राज्य की है। जैसे जब तक हमारा अगल बगल के राज्य में ये बंद नहीं होगा, जैसे झारखंड का बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है, बंगाल का बॉर्डर है और नेपाल भी, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो थोड़ा भौगोलिक बनावट भी है जिसके कारण स्मगलिंग ही कहिए हो जा रहा है। और गलत करने वाले तो कभी भी रहे हैं, कितना भी कड़ा कानून बना दिया जाए, लेकिन हर अपराध के लिए कानून में सजा है, लेकिन फिर भी अपराध हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको भी साथ देना पड़ेगा तभी। आम जनता, ये तो एक तरह से जागरूकता अभियान है। इसमें सब, जब तक सब लोग जागरूक नहीं होंगे, हमारे बगल में बिक रहा है लेकिन हम किसी न किसी मजबूरी के कारण हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो आम जनता को भी इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा लोगों को। अगर हमारा कोई अगर स्थानीय पुलिस पदाधिकारी मिला है तो उसके ऊपर के पदाधिकारी को सूचना दें। तो हर पोल पर, बिजली के खंभे पर मोबाइल नंबर लिखवा दिया गया था कि भाई अगर कहीं शराब बिकती हो तो आप इस पर फ़ोन करें। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। अब हर कुर्सी पर तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बैठे नहीं हैं, तो थोड़ी बहुत शिकायतें आती भी हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन पूर्ण रूपेण शराब कानून, और जो कानून है वो निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम है। और इससे ये तो ज़रूर है कि कम से कम अगर चोरी छिपे कोई पी भी रहा है, अगर नॉलेज में आता है तो पुलिस उनको पकड़ती है, बंद करती है। कम से कम बारातों में, होली के बाद, किसी सामाजिक फंक्शन में दारू पी के लोग कम से कम तमाशा नहीं करते हैं, मारपीट बवाल नहीं कर रहे हैं। तो ये सब तो जरूर रुका है। अभी बिहार में पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है कि पलायन कब तक रुकेगा? और बिहार में जो बच्चे अपनी 10वीं और 12वीं की शिक्षा करने के बाद और पढ़ाई करने के लिए कोटा, दिल्ली और तमाम शहरों में जाते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा बिहार में नहीं हो सकता? तो ये बात सही है कि बेहतर कमाई के लिए और बेहतर पढ़ाई के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ पहले तो, अब इसीलिए तो बोलता हूँ कि 90 के दशक में जो हुआ 15 सालों में, तो चरवाहा विद्यालय खुलता था
तो विद्यालय उस तरह के यहाँ नहीं थे। अब नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 ब्रांच, एक मोतिहारी में, एक गया में, आपको अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो नालंदा कभी यहाँ का धरोहर हुआ करता था, उस नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आपको कितने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में बढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर प्रखंड में ITI कॉलेज, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं जिस पर काम हो रहा है। तो आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से अब इन सारी चीज़ों के लिए तो कोई बाहर नहीं जाएगा। अब बाकी और बेहतर जिनके पास पैसे हैं उनको अब यहाँ नहीं संतोष हो रहा है तो बाहर भेज रहे हैं। पटना में भी कई ऐसे कोचिंग हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग तैयारी कराते हैं। बहुत से लोग यहाँ से, मोतिहारी भी एक अच्छा हब बन गया है, मोतिहारी हो गया है। खान सर जैसे लोग भी कम कीमत में आज यहाँ पे कम फीस पे पढ़ा रहे हैं और अच्छे लोग वहाँ से निकल रहे हैं। तो सरकार तो पलायन रोकने के लिए बहुत सारा काम कर रही है। हम ये विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का लक्ष्य जो है वो 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दोनों देने का है। तो नौकरी और रोजगार, और ये कोई इस तरह हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। आप फिगर निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट का आप साइट देख सकते हैं कि टीचर से लेकर के और स्वास्थ्य विभाग से लेकर के और भी बहुत सारे, सरकार बनने के बाद 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने कम किया। विकास मित्र, टोला सेवक, आपको मरकज, टोला मरकज वाले, ये सारे आंगनबाड़ी से लेकर के और जितनी कितनी बहालियाँ हुई हैं, आशा बहनें, जीविका दीदियाँ, रसोइयाँ, ये सारी चीज़ों, इतनी एक तरह से रोजगार इतने दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो उस तरह का पलायन रुका है। बहुत सारे लोगों को अभी जो योजना शुरू की गई है, आप पलायन पर और सरकार की योजनाओं पर, बेरोजगारी पर पूछेंगे तो बेरोजगारी के लिए क्या, जो रोजगार है, नौकरी तो सीमित है, नौकरी तो हम सबको दे नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी 12 लाख नौकरियां इस 5 साल के कार्यकाल में, और जो बाकी 50 लाख की बात हो रही है तो उसमें से लगभग 38 लाख लोगों को युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, आपको मुद्रा योजना केंद्र सरकार की, या आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आपको ये महिला उद्यमी योजना, अति पिछड़ा उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति के लिए उद्यमी योजना, और इन सारे उद्यमों का लाभ लोग आवेदन करके और ले रहे हैं। 10 लाख रुपए जिसमें 5 लाख का अनुदान है जी। और इस तरह के अभी छोटे छोटे कल कारखाने, अभी हम लोगों ने देखा एक न्यूज़ की, इंडिया में बिहार का पहला स्थान था जो ये स्टार्टअप जो बिजनेस है उसके लिए, जो MSME, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री जो स्वीकृत हुए हैं, माइक्रो इंडस्ट्री सब, उसमें बिहार का पहला स्थान था। लगभग 4,000 के करीब ऐसी छोटी छोटी इकाइयों को स्वीकृति दी गई बिहार में। तो अभी ये क्रांति आ रही है। पहले क्या होता था, आप हर गांव में जाइएगा तो कहीं काटी कोई बना रहा है, कहीं कोई चप्पल बना रहा है, कहीं कोई मुरब्बा बना रहा है, कहीं कोई अचार बना रहा है, कहीं कोई कुछ बना रहा है, पत्ता बना रहा है, थाली बना रहा है। तो इस तरह के तो बहुत सारे योजनाओं पे काम हुआ है और लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। महिलाएं बहुत सी वैसी खड़ी हो गई हैं। महिलाओं का अगर देखा जाए राजनीति में तो क्या योगदान देखते हैं जब से ये रिजर्वेशन आया है? महिलाओं का काफ़ी योगदान है। आज़ादी के बाद से लेकर के और जब तक मुख्यमंत्री जी ने ये पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव में रिजर्वेशन नहीं दिया था, तब तक जितनी ये अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं या पिछड़ी अति पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं, जो सामान्य जाति की भी महिलाएं हैं, तो नीतीश कुमार जी ने तो सब जाति के लिए काम किया है, सब समाज के लिए। तो ये लोग, इनकी कहीं राजनीतिक भागीदारी नहीं थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब से शुरू कर दिया ये स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन, तब से आप ब्लॉक प्रमुख के पद पर, जिला परिषद चेयरमैन के पद पर, आप नगर परिषद के चेयरमैन के पद पे, उप प्रमुख या उपाध्यक्ष या आपको उप सभापति या वार्ड सदस्य, BDC, मुखिया, ये सभी महिलाएं होने लगी। 50% का रिजर्वेशन, देश का पहला राज्य था बिहार जो 50% का रिजर्वेशन महिलाओं को दिया। तो महिला सशक्तिकरण के लिए तो काफ़ी काम नीतीश कुमार ने किए हैं और इस NDA की सरकार ने काफ़ी सारे बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए साइकिल योजना, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जो सरकारी सहायता है उसकी व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने की है। ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाएं तो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी तो आज 20 साल हो गया नीतीश कुमार जी को। और आज 74 साल की उम्र में भी आज भी बिहार के पास कोई विकल्प दूसरा नहीं बन पाया है किसी दल में। तो आज भी सब लोग नीतीश कुमार की बात करते हैं। और आज भी गांव में जाएंगे, जब आप दूसरे तीसरे किसी की बात करेंगे तो लोग नीतीश कुमार की बात करेंगे। तो निश्चित रूप से उनका काम है जो आज भी उनको बना के रखा है और भविष्य में भी उनकी तरफ लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि अभी ये एक कार्यकाल और अगर उनको मिलता है तो निश्चित रूप से बिहार अपनी बुलंदी को छुएगा। अब कोई समतल जमीन मिल जाए और उस पर आपको इमारत खड़ी करनी हो तो आपको कम समय लगता है, लेकिन जहाँ गड्ढे हों, हर तरह से वहाँ कूड़ा हो, कबाड़ा हो, तो वहाँ से समतल करके ज़मीन को और बिल्डिंग समय लगता है।
तो समय लगा है। और अब बिहार में तो एक पंचवर्षीय योजना बिजली पहुंचाने में लग गई जी। 5 सालों का फंड, यहाँ तक कि सांसद और विधायकों का फंड ले लिया गया सरकार के द्वारा, और उस राशि से सिर्फ ट्रांसफार्मर लगवाए गए। जी। आज गांव-गांव में बिजली पहुंच गई। हम लोगों ने देखा, हम लोग उसको देखे हुए हैं कि जब कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता था तो उस गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते थे, और 12,000 रुपया चंदा इकट्ठा करके और अपनी गाड़ी लेकर लोग जाते थे पिकअप, तो मोतिहारी से जला हुआ ट्रांसफार्मर रिपेयर करके मिलता था, तो ट्रांसफार्मर लगता था। आज 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर चेंज हो जा रहा है, तो काफ़ी काम हुआ है। हर घर बिजली, अब तो बिजली अब हर घर क्या, हम लोग तो अब हर खेत को बिजली देने जा रहा है। अच्छा, हेल्थ केयर को कहाँ देखते हैं आप बिहार में? पहले से क्या हेल्थ केयर में हम लोग देख रहे हैं कि जिस समय नीतीश जी की सरकार बनी थी उस समय जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ प्रतिदिन 39 मरीज जाते थे इलाज कराने, और आज ये संख्या हज़ारों में पहुँच चुकी है। आज ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 40-45 हज़ार लोग जा रहे हैं वहाँ पे इलाज कराने के लिए। और उसके बाद अनुमंडलीय अस्पताल की व्यवस्था है, जिला अस्पताल की व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज बन गए, प्रधानमंत्री के द्वारा जन औषधि केंद्र खोल दिए गए जो कम कीमत किफ़ायती दामों पर आपको दवाएं मिल रही हैं। ऑपरेशन की सुविधा भी, पहले बघाट मंडल अस्पताल में क्या होता था, आज ऐसे ऐसे सर्जन हैं यहाँ पे कि आपको बड़े बड़े ऑपरेशन यहाँ पे हो जा रहे हैं, लोगों की जानकारी में नहीं आ रहा है। अखबार देखेंगे, जब न्यूज़ देखेंगे तो पता चलेगा कि जिसके लिए हमको कहीं बाहर रेफ़र होना पड़ता था, तो आज यहाँ ऐसे सर्जन हैं जो यहाँ पर ऑपरेशन कर दे रहे हैं। तो काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत सारी बहालियाँ हुई हैं। अभी हम लोगों का बघान मंडलीय अस्पताल है जिसको सदर अस्पताल का लगभग दर्जा मिल गया है, और 30 करोड़ से ऊपर राशि मिली है नई बिल्डिंग बनाने के लिए। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर बैठ गया, सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, तो बहुत सारे काम। इसके अलावा बगहा जो है, बगहा को कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, और बहुत लोग कहते भी हैं कि बगहा एक आप मंदिरों का शहर कह सकते हैं। जैसे एक तरफ से पक्की बावली और इधर नर देवी, मदनपुर, चंदी स्थान, ऐसे तमाम मंदिरें हैं। और पुरातत्व विभाग जो है वो जो 100 साल से पुरानी मंदिरें हो जाती हैं उसको अपने अंदर ले लेता है अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो देखा जाए तो जो बगहा की कुछ मंदिरें हैं वो काफ़ी जर्जर स्थिति में हैं। तो उसके लिए कुछ प्रयास आप लोग कर रहे हैं अपने? बिल्कुल प्रयास हो रहा है, और बात सही आपने कहा है कि बगहा खास करके बनकटवा एक ऐसा गाँव है जी जहाँ मंदिर ही मंदिर है जी, और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। एक दिन तो हम लोग भी जाके पूरा घूमे थे जी। तो गांव में कई मंदिर हैं। वहाँ एक पक्की बावली का मंदिर जो है, कांग्रेसी मंदिर है, और भी कई मंदिर वहाँ पे हैं। पक्की बावली मंदिर के लिए हम लोग शुरू से प्रयासरत रहे हैं। जब हमारे कैलाश बैठा जी सांसद थे उस समय, उसके बाद फिर विधायक हुए, तो उस समय मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना से उन्होंने उस तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव दिया था। तो संयोग से उस समय टेंडर नहीं हो पाया। जब हमारे माननीय विधायक प्रभात रंजन सिंह हुए तो उस समय उसका टेंडर हुआ और वो सीढ़ियों का निर्माण हुआ। माननीय सांसद सुनील कुमार जी ने वहाँ पे अभी हाई मास्ट लाइट दिया और उसके पेड़ पौधे भी लगे, हमेशा उसके सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास किया। यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत निधि से उन्होंने 50,000 रुपया दे करके और जो छोटे छोटे 2 मंदिर थे उसका जीर्णोद्धार किया। उसके बाद अभी मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना से माननीय विधायक जो यहाँ के उन्होंने अनुशंसा की है और वहाँ करोड़ों की राशि मिलने जा रही है जिससे उसका सौंदर्यीकरण होगा। तो लगभग सभी जनप्रतिनिधि जो हैं वो उसके लिए प्रयत्नशील हैं। एक ऐसा मंदिर है जहाँ जाने के बाद थोड़ा वहाँ शांति और सुकून मिलता है। साईं भगवान का जो है आप देख रहे हैं कितना छोटा पत्थर आया था और आज किस रूप में वहाँ विराजमान है, जो कि नेपाल के राजा के द्वारा दिया गया। जो कमेटी है, जो नौजवान है, वो लोग भी काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और लगातार उसकी प्रगति के लिए वो लोग भी प्रयासरत रहते हैं। तो 2025 में अभी आप अपने पार्टी को कहाँ देखते हैं? तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि इस बार आप लोगों का सुपड़ा साफ कर देंगे, जैसे माई बहन योजना हो या तमाम तरह की चीज़ें वो बोल रहे हैं कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो देंगे। देखिए, तेजस्वी जी पिछले चुनावों के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं जी। पिछले चुनाव में थोड़ा करीब सत्ता के वो आ गए थे, 10-12 सीट कम उनको पड़ा था, तो उस आधार पे वो कह रहे हैं वो परिस्थिति अब नहीं आने वाली है। कभी एक ऐसा भी समय था कि राजद 24 सीट पर चला गया था बिहार में, आज पुनः वही स्थिति आने वाली है। पिछले चुनाव में कुछ एनडीए में भी इस तरह के मतभेद हुए कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी, इनसे बात हमारी नहीं बनी तो वो लोग अलग चुनाव लड़ गए। तो लगभग 35 से 37 सीटों पर उन लोगों ने एनडीए को नुकसान किया, जिसमें ज़्यादातर नुकसान जेडीयू को हुआ, जिसके कारण हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण था, नहीं तो कोई ऐसा था ही नहीं कि हम 3 नंबर पे जाते हैं। निश्चित रूप से जितना बीजेपी को सीट मिलता उसके आसपास ही सीट हमारी भी रहती और राजद तो बहुत नीचे चला गया रहता। तो स्वाभाविक है कि जो सीटें हम हारे हैं वही सीटें कांग्रेस और राजद ने जीता है जो हम हारे हैं। तो इस बार एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा, जदयू, ये सारे लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं और काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग भी है।
तो आप देख रहे हैं कि इस बार वो स्थिति नहीं आएगी और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार पूरा महागठबंधन जो है जी। वो 50 के नीचे चला जाएगा। अच्छा, 50 के बहुत नीचे बड़ा हो आप जाएगा। ये बता रहे हैं बात। मैं कह रहा हूँ हमारा तो लक्ष्य 225 जीतने का है। जी। ये हमारा लक्ष्य, हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि हम 225 तक पहुँचें। लेकिन अगर वहाँ तक नहीं भी पहुँचते हैं तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से मैंने 175-80 तक तो जरूर पहुँचेंगे और राजद और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 50 के नीचे आएगा। अब आखिर के 2-3 सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। एक सवाल है मेरा कि जैसे कि आप निजी जीवन और राजनीतिक जीवन में संतुलन कैसे बना के रखते हैं, क्योंकि एक राजनेता के लिए काफ़ी मुश्किल देखिए, होता है। काफ़ी मुश्किल काम है निजी जीवन। हम लोग घर में क्या आता है कब आता है हम लोग नहीं देख पाते हैं। घर में कब आता है, सब्जी कब आती है, क्या घटा है, क्या कमी है, ये हम लोग नहीं देख पाते हैं। सुबह अगर उठ के हम लोग अगर दरवाजे पर बैठ जाएं तो हो सकता है कि 12-1 बज जाए, लोग आते जाते हैं, बैठते जाते हैं, समस्याओं को सुनना, कोई बात है, कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही बैठ के गपशप हो रहा है। जितने निमंत्रण हैं, न्योता हैं, और भी शिलान्यास समारोह है, कहीं उद्घाटन समारोह है, कहीं कोई उत्सव है, सब में लोग आमंत्रित करते हैं। हम हर लोग दुख सुख में जाते हैं। पार्टी के काम सभी दूसरे जिला में काम मिला हुआ है तो महीना में हम लोग को तो आदेश है 20-25 दिन का, लेकिन कुछ नहीं तो कम से कम 15 दिन हम लोग अभी दूसरे जिला में दे रहे हैं, तो उसके लिए भी समय निकालना है। तो इसमें सामंजस्य बैठाने में थोड़ी दिक्कत आती है। कभी कभी हम लोग कई जगह नहीं जा पाते हैं, चाहते हुए भी मजबूरी में, तो हो सकता है उनको तकलीफ भी होती हो। परिवार के लोगों को भी लगता है कि सिर्फ गांव ये लोग समाज के काम करते हैं, घर का काम नहीं कर रहे हैं, तो संतुलन बैठाना बहुत मुश्किल है। हम लोग बच्चे कब बड़े हो गए हम लोग जाने ही नहीं, लोग वैसे घूमते ही रह गए। अच्छा। तो एक त्याग एक तरह से ज़रूर है। इसको भले लोग नहीं समझते हों, सबको लगता है कि हर लोग एक ही तरह के होते हैं, सब लोग एक तरह के नहीं हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता भी सब एक तरह के नहीं हैं। इसी में कुछ लोगों से शिकायतें भी लोगों को रहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में कड़ी बने रहते हैं। जनता की बात जो है जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं और वो काम कराते हैं। तो इस तरह से एक कड़ी का काम हम लोग करते हैं और लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं की भी बहुत भूमिका है। जनता के पास भी इतना समय नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि तक पहुंच पाए अपनी बातों को लेकर के, तो उनकी बातों को हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अभी शिक्षा की भारी कमी है, अभी बहुत सारे वैसे लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं, उनको अभी भी थाना में, अंचल में, प्रखंड में जाने में अभी एक तरह से डर जैसा लगता है, या सहमे हुए होते हैं, या संकोच, संकोच कह सकते हैं कि क्या पता हम जाएंगे तो हमारा काम होगा नहीं होगा। तो हम जैसे लोगों के पास आते हैं, हम जैसे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो किसी पार्टी के हों, जेडीयू की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी दल के कार्यकर्ता हों, वो चाहते हैं कि भाई उनका काम हम चल के करा दें, निवारण हो सके, और कराएंगे तभी तो आसपास या अगल बगल के लोग जो हैं आपको पूछेंगे। अगर आप किसी का काम नहीं कराएंगे, लोगों के दुख सुख में नहीं जाएंगे, तो फिर क्यों आपके कहने पर कोई कहीं वोट देगा, चाहे कहीं जाएगा। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, बगहा में क्या आप इस बार युवा सोच को देख रहे हैं कि युवा सोच को मौका मिलेगा विधानसभा में? हम लोग तो चाहेंगे हमेशा कि युवा सोच को मौका मिले, लेकिन युवा सोच होने के साथ साथ परिपक्व सोच भी ज़रूरी है और एक विज़न भी होना चाहिए। और अभी हम यही कहना चाहेंगे कि अभी दलीय जो व्यवस्था है, अभी जो बिहार के वोटर हैं वो दलीय निष्ठा के साथ ही जुड़े हुए हैं जी। तो जिस दल के साथ उनका वैचारिक जुड़ाव है, उस दल के उम्मीदवार को वोट करते हैं। वो युवा हैं कि प्रौढ़ हैं कि वृद्ध हैं, वो नहीं देखते हैं। लेकिन हम लोग तो ये चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, हमारे दल में भी और अन्य दलों में और भी। बगहा से कोई अगर लोकल आदमी आगे निकलेगा तो ज़्यादा समस्याओं को समझ बिल्कुल सकता है। लोकल, वोकल फॉर लोकल तो प्रधानमंत्री जी का ही नारा है, तो लोकल लोग हों तो ज़्यादा अच्छा है। पार्टी जिसकी सीट बनती है वो क्या निर्णय लेता है। लास्ट के 2 सवाल, अगर आप नेता ना होते तो क्या होते? मैं नेता ना होता तो कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता जी, या मैं आप ही की तरह पत्रकारिता के लाइन में होता। मैं मास मीडिया कम्युनिकेशन, जो भारतीय जनसंचार संस्थान है JNU का, अच्छा, मैंने उसमें भी आवेदन किया था। अच्छा। मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया, और जिसको हम थोड़ा बहुत हेल्प करते थे वो उसमें पास कर गया और वो पत्रकार बन गया। अच्छा। और मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया। अच्छा। तो हमने उसके लिए भी प्रयास किया था। तो वो पत्रकारिता में भी मेरी रुचि थी, हमारी इच्छा थी कि हम उस लाइन में भी जाते। कुछ नहीं होता तो कहीं NGO वगैरह भी बना के हमने रखा था, तो हो सकता है स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से भी लोगों का काम करते हैं। और आज के वक्त में आप युवाओं को राजनीति में आने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को राजनीति में आने का तो हमेशा से रहा है कि युवा राजनीति में आ गए, लेकिन कभी कभी इस बात को कुछ युवा जो हैं उसको अन्यथा ले लेते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ, जो युवा हमको लगते हैं कि मेधावी है, इसका अभी समय है, इसको अभी अवसर है पढ़ने का या कुछ करने का, तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई युवा आए।
तो उनको कोई मिसगाइड कर देता है या उनको लगता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि युवा आवें। ऐसी बात नहीं है। हम लोग खुद को हम महसूस करते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग आके इस लाइन में बर्बाद हो गए। आर्थिक और पारिवारिक तौर पे मजबूत हो गए हैं। आर्थिक पारिवारिक तौर पर मजबूत हो जाएं जी। तब आप आवें। आप अपना पूरा स्कोप जो पढ़ाई का है, जो रोजगार का है, जो नौकरी का है, आप पहले उसको देखें। अगर वहाँ कोई स्कोप नहीं मिलता है, कोई व्यवसाय अच्छा नहीं मिलता है और समाज सेवा करने की ललक है, कोई तो लालच आप ना हो, इस लाइन में आवें और ये सोच के आवें कि हमको यहाँ पेशेंस से काम करना होगा, समाज का काम करना होगा, संघर्ष करना होगा। आते ही आपको कुछ मिल जाए और कुछ प्राप्त हो जाए तो इस उद्देश्य से आइएगा तो आपको काफ़ी निराशा होगी। इसलिए कि 30 साल से तो हम ही लोग हैं जी। और लगातार लोगों के बीच में हैं, पार्टी का काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा अवसर अभी नहीं मिल पाया है कि हम डायरेक्ट जनता की सेवा कर सकें। हम इसके लिए किसी को दोषी नहीं देंगे। हो सकता है कि समय का वक्त से पहले और तकदीर से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये आजकल सामाजिक समीकरण का युग है, उस इक्वेशन में हम फिट नहीं बैठते हों तो बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं पार्टी के पास भी। तो इसलिए आते ही कुछ बनने की इच्छा हो तब तो आपको निराशा होगी। और अगर आपके अंदर कुछ काबिलियत है, मेधा है, अगर आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं तो आप इधर भटकने की हमको नहीं लगता है कि आपको ज़रूरत है। आप पहले उधर ध्यान दें और अगर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो समाज सेवा कीजिए। कम से कम एक पहचान तो आपकी बनेगी समाज में, राजनीति में। बहुत सारे लोग हैं पैसा कमा लेते हैं लेकिन अगल बगल में कोई नहीं जानता है। आसपास के गांव में, आसपास के ज़िलों में, आसपास के शहर में कोई नहीं जानता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जीवन में पैसा नहीं कमाए हों लेकिन उनको पूरे ज़िले में लोग जानते हैं। हरसिद्धि विधानसभा में प्रभारी के रूप में आपका कैसा अनुभव रहा, इसके बारे में बताएं। हरसिद्धि विधानसभा के रूप में प्रभारी के रूप में हम काम कर रहे हैं। वो सुरक्षित सीट है जी। और हमारे गठबंधन के सहयोगी वहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं बीजेपी के। तो वहाँ हम लोगों की भूमिका जो है वो कोई नेता लगभग वहाँ नहीं है हमारे दल का। कोई विधायक या विधायक का प्रत्याशी इस तरह का कोई सक्षम वहाँ पे नेता नहीं है। तो हमको एक चैलेंजिंग जगह मिला है जहाँ हम पार्टी को खड़ा कर सकें। लेकिन जहाँ सांसद विधायक एमएलसी होते हैं वहाँ पार्टी को खड़ा करना थोड़ा आसान होता है ताकि लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन हमको थोड़ा टफ जगह मिला है। लेकिन फिर भी हमने वहाँ, जब मैं वहाँ गया था तो मेरे पास सिर्फ एक प्रखंड अध्यक्ष, एक ब्लॉक में, एक तुरकोलिया ब्लॉक में तो ठीक है वहाँ पहले संगठन था, लेकिन हरसिद्धि एक प्रखंड है जहाँ मेरे पास सिर्फ प्रखंड अध्यक्ष मैं जिस दिन गया था उस दिन थे। उसके बाद वहाँ हमने प्रखंड की कमेटी बनवाई, फिर हमने पंचायत अध्यक्ष सभी पंचायतों में जाके बनवाया, फिर वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष के सहयोग से पंचायत अध्यक्ष को लेकर के हमने वहाँ पंचायत की कमेटी बनवाई। और आज हम लोग वहाँ जितने भी बूथ हैं हम सभी बूथों पर 10-10 अपने सदस्यों की कमेटी बनवा चुके हैं, जिसके लिए हम लोगों को प्रशंसा भी मिली कि समय से पहले ही हम लोगों ने बूथ कमेटी बना करके जमा कर दिया है। और एक एक कार्यकर्ता से वहाँ हम व्यक्तिगत रूप से एक अपना आपसी संबंध बनाना चाहते हैं ताकि हम लोग मिलजुल के वहाँ संगठन को खड़ा कर सकें। तो लोग अच्छे हैं, वहाँ सहयोग भी कर रहे हैं, सहयोग ले भी रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हरसिद्धि जो विधानसभा है वहाँ भी जदयू काफ़ी मजबूत स्थिति में होगा। आप कितने वक्त से वहाँ पे प्रभारी हैं? हमारा तो अभी 4 महीने लगभग। अच्छा, 4 महीने में ही आपने 4 महीने से हम लोग 4 महीने में हम लोगों ने, आज वहाँ चर्चा है, अगर आप वहाँ जदयू के लोगों के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमको प्रभारी पहली बार ऐसे लोग मिले हैं। और हमारे अध्यक्ष भी जो वहाँ हैं, महानगर का भी हमारा 6 वार्ड पड़ता है उसमें मोतिहारी का, तो हमारे तीनों अध्यक्ष भी जो हैं वो लोग भी काफ़ी एनर्जेटिक हैं और लोग भी पूरा सहयोग हमको कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि हरसिद्धि विधानसभा में जनता दल यू जो है वो पूरा संगठन जो है वो अपने दम पर खड़ा होगा। वो किसी माननीय का उसमें कोई योगदान नहीं होगा, किसी कैंडिडेट का कोई योगदान नहीं होगा, पूरी तरह से जदयू और नीतीश कुमार का संगठन होगा। तो अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अब बगहा और बिहार के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हम लोग क्या संदेश देंगे भाई, हम लोग तो जीवन में असफल लोग हैं। सफल लोग संदेश देते हैं लेकिन असफल लोगों से भी प्रेरणा कभी कभी मिलती है। तो हम लोगों का यही संदेश है कि ईमानदारी से लोगों के बीच में रहा जाए और अपना काम करते हुए भी थोड़ा सा समय हम समाज के लिए निकालें। समाज के लोगों के दुख सुख में हम भागीदार बने और जो सही हो उसको सही कहें, गलत को गलत कहें और लोगों के बीच में रहें। और एक सामाजिक जीवन भी जीना एक मानवता की सेवा है। तो मानवता की सेवा भी हम लोगों को करनी चाहिए और अपने से जो छोटे लोग हैं उनको प्रेरित करें, हमेशा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें। और युवाओं से भी हम आह्वान करेंगे कि आप लोग भी अगर इच्छा राजनीति में आने की है तो निश्चित रूप से आप आवें। और हम यही चाहेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा आप सबल हो जाएं, सुदृढ़ हो जाएं, इसके बाद आप आकर के समय दें। और राजनीति तो हमेशा से युवाओं की मांग करते रहा है और युवाओं के पास जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, वो किसी दूसरे के पास नहीं है। तो हम तमाम युवाओं को भी आह्वान करेंगे। तो आपको मेरे साथ ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा, दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा लगा,
मुझे तो पहले लगा कि भाई न्यू कमर हैं, जी क्या पता किस तरह का आपका प्रेजेंटेशन होगा नहीं होगा, हमसे क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तमाम तरह की उत्सुकता थी। लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी शानदार रहा और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। और इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया सवाल लेकर के आप आए और इतने अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुति दी, जैसे कि आप पूरी तरह से प्रोफेशनल हैं। तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और आपके भी सुखद उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा राकेश सिंह जी से मिलके। ऐसे समाज में जो भी अलग अलग फील्ड में लोग अच्छा कर रहे हैं उनसे हम मिलेंगे और उनके सोच और उनके बातों को आप तक पहुंचाएंगे। और हमारा जो हर पॉडकास्ट होता है लगभग अनस्क्रिप्टेड होता है, इसमें पहले से हम कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रखते हैं। जैसे राकेश सिंह जी से मैं आज पहली बार मिला और आते ही मैंने उनसे जिक्र किया। इसके पहले हमारी बात हुई थी कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करने की चाहत रखता हूँ। उसके बाद अभी मैं आया और मैंने जो जो सवाल पूछे इसका इन्होंने काफ़ी बखूबी से जवाब दिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप सब इस पॉडकास्ट को शेयर करें और समाज को हमेशा सशक्त बनाने वाले हर उस युवा को जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी। जय हिंद।